दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाना स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एनआईसी बोर्ड का, ठीक है, चैप्टर जो है 9th है, मैं और मेरा परिवार। जैसे नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि परिवार का जो है हम इसमें महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा जो एक वर्ड बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनको अधूरा जानकारी मिले। ठीक है, ये हमेशा है, वीडियो जो है आपको हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा और मेरी बातें बताती रहेगी। तो इसके साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, हम आज जो करने जा रहे हैं परिवार क्या है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आपकी अपनी फर्ज है, मेरा जो फर्ज है मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, हम परिवार क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि परिवार आखिर होता क्या है, किस व्यक्ति को परिवार की आवश्यकता होती है और किस व्यक्ति को परिवार से वो दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन परिवार जो होता है कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम देखते हैं। परिवार क्या है? परिवार जो होती है पारंपरिक रूप से परिवार की परिभाषा समाज की उस आधारभूत इकाइयों के रूप में की जाती है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति या तो शादी अथवा खून के रिश्ते या गोद लेने से जुड़े होते हैं। एक छत, एक रसोई, आय के एक सूत्र का उपयोग करते हैं, परंतु आजकल परिवार यह परिभाषा बदल गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, परिवार का पहले के समय में जो अर्थ हुआ करता था ये होता था कि वो बच्चे जो होते थे शादीशुदा होते थे और माँ बाप, ठीक है, भाई बहन के सब साथ रहते थे। ठीक है, और एक ही जगह कमाते थे और एक ही जगह घर चलता था। लेकिन आज शायद जो है हमारा इस चीज़ों का परिभाषा ही चेंज हो चुका है। आज जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है मैरिज के बाद अलग रहने की कोशिश करता है, अलग जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। पता नहीं क्या हो गया आज के समाज में, लेकिन परिवार का जो है परिभाषा ही इन्होंने बदल दिया है। अपने आसपास देखिए आप पाएंगे कि लोग अकेले नहीं रहते हैं, वो एक समूह में रहते हैं जिसे परिवार कहा जाता है। अवलोकन कीजिए कि इस समूह में कौन कौन रहता है और वे सब क्या करते हैं। आप पाओगे कि विभिन्न समूहों की विभिन्न संरचना होती है। कुछ समूहों में 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं, उदाहरण के लिए माता पिता, विवाहित बच्चे और उनके बच्चे। कुछ अन्य समूह में एक विवाहित दंपति और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये जो बात बोली जा रही है और ये जो बात बताई गई वो दोनों में बहुत ही अंतर हो गया है दोस्तों। वे सभी समूह रूप से अपने एक ही घर में रहते हैं और उनमें से प्रत्येक को सौंपे गए दायित्वों के निर्वाह में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। परिवार का मतलब ही यही होता है कि हमारे जो दायित्व हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन चीज़ों को हम निष्ठावान होकर उसको पालन करें। ठीक है, तभी परिवार बनता है। परिवार जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परिवार उन्हीं का सबसे खुशहाल और अच्छा माना गया है जो अपने परिवार को सही लेकर चलते हैं, क्योंकि परिवार ही रहता है जहाँ पर उनको मार्गदर्शन और समझबूझ के साथ चलना होता है। जब एक परिवार में विवाहित दंपति और उनके बच्चे प्राकृतिक रूप से जन्मे या कानूनी रूप से गोद लिए हो गए बच्चे हैं, दोनों ही स्थिति में वो एक साथ ही एक ही छत पे नीचे रहते हैं, उसे समूह या मौलिक परिवार या एकल परिवार कहा जाता है। देखिए, एकल परिवार का मतलब यही होता है कि चाहे वो बच्चा अपना हो या गोद लिया हो, कानूनी तौर पे एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एकल परिवार कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एकल परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, जब एक परिवार में विवाहित दंपति उनके भाई बहन और माता पिता एक साथ रहते हैं तो उनको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। विस्तृत परिवार भी कहा जाता है। देखिए, कभी कंफ्यूज हो गए हुए कि संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार में अंतर, तो इतना टेंशन मत लेना, संयुक्त परिवार को विस्तृत परिवार कहा जाता है। परंतु जब परिवार में माता पिता और दंपति के भाई बहन रहते हैं तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। जैसे चित्र में आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो हमारा आप देख सकते हो कई पीढ़ी है, यहाँ पर जो दादा दादी है उसका बच्चे, इनके बच्चे हैं और फिर इनके जो है इनके बच्चे, यानी 3 पीढ़ियाँ जो है यहाँ पर रह रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार। और यहाँ पर देखिए जिसमें माता और पिता और बच्चे हैं तो इसको कह सकते हो आप कि ये एकल परिवार है। ठीक है, ये एकल परिवार में गिने जाते हैं। तो इसके में आपको क्लियर हो गया होगा कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है और कैसा होता है। परिवार किसी भी प्रकार के हो या समूह अथवा समाज सबसे प्रमुख संस्था है। यह परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में स्नेह और सहयोग और सहायता प्रदान करने वाला सर्वप्रथम समूह होता है, जो इसको दिन प्रतिदिन के कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, परिवार में बंदे रहते हैं तो उनको खुशी भी मिलती है और वो प्यार से अपना जीवन यापन भी करते हैं, क्योंकि परिवार ऐसा चीज होती है जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी होती है। अब परिवार का कार्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक परिवार को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। क्या आप इन सभी कार्यों के बारे में एक सूची तैयार कर सकते हैं जो परिवार आपके लिए करता है? इस सूची की तुलना निम्नलिखित कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक सूची दिया गया है जिसमें परिवार का कार्य, यानी एक परिवार अपने सभी सदस्यों को उपलब्ध कराता है जीवन के सभी प्रकार के खतरे से सुरक्षा। देखिए, सबसे पहले जो होता है परिवार में हम सुरक्षित रहते हैं, हर तरह के खतरा से रहते हैं सुरक्षित। अपने सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव के लिए अवसर प्रदान, यानी हम अपने के प्रति बहुत ही भावुक रहते हैं, हर समय हम अपने के लिए हर समय टेंशन में रहते हैं। वित्तीय और भावात्मक सुरक्षा रहती है, यानी पैसे के प्रति भी हमें सुरक्षा प्रदान हो जाती है और मिल जाती है।
उसके बाद शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने की सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से जो है हमारे परिवार के कार्य इन सभी चीज़ों से मान्यता देती है। संस्कृति एवं मूल्य की सौंपना, यानी आपको पता है कि अगर माता पिता कोई संस्कृति अपना रखे हैं तो वो उसके बच्चे भी संस्कृति वही अपनाएंगे। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो संस्कृति बनी हुई थी वो कभी खत्म नहीं होती, वो आगे चलती रहती है। उसके बाद मनोरंजन है। परिवार में आपको पता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता कितना खुश होते हैं, उनके हर एक तोतली आवाज़ें उनके लिए एक खुशी का कारण बन जाता है, उनकी हर एक रोना उनके लिए खुशी का मतलब एक खुशी का एक उदाहरण बन जाता है। तो कहते हैं ना, परिवार में रहने से यही खुशी जो है लोगों को खुशहाल करती है और मानव को जीवन के लिए सही मान्यता और अर्थ देती है। तो परिवार का यही कार्य जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके पूर्व कि हम इस बात की चर्चा करें कि उपयुक्त कार्य करने के लिए परिवार किस प्रकार के कार्य करता है, हम चाहते हैं कि आप परिवार के विभिन्न सदस्यों के परिचित हो जाएं। यह इसलिए क्योंकि प्रत्येक चरण में परिवार की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है और इस प्रकार इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका संघर्ष भी भिन्न भिन्न होती है। देखिए, हर परिवार जो होती है अलग अलग होती है और उनमें हर तरह के विचारधाराएं होती हैं। तो आज परिवार जो है अपने हर एक विचारधाराओं के लिए जानी जाती है। उसके बाद है परिवार का जीवन चक्र। देखिए, परिवार का जीवन चक्र का भी समझना बहुत जरूरी है। आपको पता ही है कि एक बुजुर्ग होता है, माता पिता होते हैं, बुजुर्ग माता पिता, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे के बाद उनके बच्चे होते हैं। तो इस तरह से जो होता है जीवन चक्र चलती रहती है। ठीक है, परिवार के जीवन चक्र का अर्थ, आपने परिवार के विषय में सोचा होगा। जब आपको माता पिता का विवाह हुआ था और उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन शुरू किया था, तब उनका पारिवारिक जीवन चक्र आरंभ हुआ था। सबसे बड़े बच्चे को जन्म के साथ ही परिवार विस्तार के चरण में प्रवेश कर जाते हैं। यानी जब बच्चे को जन्म होता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि इनका जो जीओ है, ठीक है, इनका जो विस्तार है वो प्रवेश हो चुका है। जब आप सब जीवन में व्यवस्थित होकर अपनी व्यवस्था संभालेंगे तब आपको माता पिता का परिवार संकुचित की स्थिति में होगा। यानी वो तीनों परिवार के जीवन के भिन्न पहलू हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें परिवार के जीवन चक्र के बारे में बिल्कुल ही साफ कर दिया गया है कि ये जब विवाहित होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये चलते रहता है चक्र। यानी फिर यंग हो जाते हैं, यंग में बच्चे जन्म लेते हैं, फिर जाके वृद्ध हो जाते हैं। तो पारिवारिक जो जीवन चक्र है वो हमेशा होता रहता है। तभी तो कहते हैं परिवार का हर एक व्यक्ति के जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े, क्योंकि पहले बच्चे भी बड़े थे, जो बच्चे बड़े भी बच्चे थे। तो इस तरह से जीवन चक्र जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, आगे जो है, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य जीवन चक्र से गुजरता है, किंतु हर व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं होता है कि इस चक्र से सुगमता से गुजर जाए। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों कि आपको जीवन जो है बहुत ही आसान तरीका से आप स्पेंड कर लो। जीवन चक्र में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी भी आती है जब इंसानों को पूरी होप जो होती है खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर भी वो क्या करता है, जीवन के आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। परिस्थितियां जैसे गंभीर बीमारियां, वित्तीय संकट, परिजनों से मृत्यु इस जीवन चक्र में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, जो व्यक्तियों के जीवन तथा व्यक्तित्व को स्थायी चिन्ह छोड़ जाते हैं। ठीक है, आपको पता ही कि परिजनों की जो प्रॉब्लम हो जाती है या बीमार पड़ जाते हैं या कोई दुर्घटना हो जाता है तो इंसान के जो है सारे चक्र जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, जीवन के होप ही खत्म हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि आगे बढ़ना तो इंसानियत का फितरत है। ठीक है, अगर इंसान आगे नहीं बढ़ेगा तो जीवन चक्र चलेगा कैसे। ठीक है, इंसान में प्रत्येक व्यक्ति को एक बात याद हमेशा रखना चाहिए, चाहे संसार में हर एक व्यक्ति को ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन जो है एक झूठ है और मृत्यु जो है एक सच है। ठीक है, तो जीवन में जो धरती पे आया है उसका मृत्यु 100% संभव है कि होना ही होना है। तो कह सकते हो ना कि जीवन जो है एक सिर्फ झूठा है, हम कब हैं कब नहीं किसी को इसके बारे में एहसास नहीं है। तो आरंभिक अवस्था जो क्या होती है, तो देखिए आरंभिक अवस्था के बारे में क्या जाता है, यहाँ पर स्वतंत्र युवा वयस्क हो जाते हैं, फिर उनका विवाह होता है। ठीक है, फिर आता है विस्तार की अवस्था, यानी माता पिता बनना। जब माता पिता वो बन जाते हैं तब उनका परिवार का जो होता है विस्तार हो जाता है। ठीक है, बच्चों की व्यवस्थित होना, यानी बच्चों को उनको सही जगह पर पहुंचाना, उनको सही तरह के वित्तीय सब सुविधाएं देना, उनको पढ़ाना लिखाना, बच्चों का व्यवस्थित होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद होता है संकुलन की व्यवस्था, यानी सेवा निवृत्ति, यानी सेवा से मुक्ति पाने का समय आ जाता है। तो इस तरह से जो होता है जीवन का जो चक्र होता है कंटिन्यू चलती रहती है। उसके बाद है परिवार के जीवन चक्र के ज्ञान का महत्व। देखिए, परिवार के जीवन चक्र के ज्ञान से जीवन के प्रत्येक स्तर पर चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझने में सहायता मिलती है। देखिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उन्होंने जीवन का हर एक पहलू को समझ रखा होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि वृद्ध का कोई उपयोग नहीं है, वो नहीं है, ये गलत फहमी में है, क्योंकि उनका ही मार्गदर्शन से आप जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो इतनी लंबी अवधि तक काटी है, उन्होंने हर तरह की सिचुएशन, हर तरह के प्रॉब्लमों का सामना किया है और अपना जीवन को आगे
बढ़ाया है। ये प्रत्येक स्तर पर चुनौतियों से निपटने तथा जीवन की प्राथमिकताओं को नियोजन के लिए सही मन स्थिति तैयार करने में सहायता कर होता है। यह एक सतर से दूसरे सतर में सुगम और सफल प्रोग्राम सूचित करता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मान्य रखता है कि जो पूर्वज होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके बहुत से अनुभव होते हैं जिनसे आप उनके अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करके आप अच्छे से अच्छे और महान से महान व्यक्ति बन सकते हो, क्योंकि वे एक हमारे लिए आइडल के समान होते हैं। तो उनसे आप जितना हो सके ज्ञान अर्जित करो, ठीक है, और अपने जीवन में उसको सफलता का कुंजी बनाओ, ठीक है। वृद्ध को ये मत समझो कि ये वृद्ध हो चुके हैं, नहीं, उनमें बहुत कुछ ऐसी ज्ञान है जो शायद आपको भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि परिवार के जीवन चक्र में ज्ञान का महत्व, यहाँ ज्ञान का महत्व बहुत जरूरी रखता है, ठीक है। जो अनुभव उनके पास है शायद वो अनुभव आपके पास नहीं है और आप हमेशा इससे पीछे रह जाते हो। आगे आपका क्या है, आगे है जीवन चक्र का ज्ञान परिवार में प्रवेश की प्रकृति व कारण और परिवार के सदस्यों के विकास में इनके प्रभाव को जानने में सहायक होता है। प्रत्येक स्तर पर चुनौतियों की पूर्व ज्ञान के परिणाम स्वरूप हमें उनसे निपटने का बेहतर अवसर प्राप्त हो जाता है। इसके एक स्वास्थ्य तथा खुशहाल परिवार व्यवस्थित का जन्म होता है। देखिए, अगर आप ऐसा ही चलते हो, अगर परिवार के जो बुजुर्ग लोगों से सहायता लेते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, तो इससे क्या होता है, आपको सही स्वास्थ्य और सही पथ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप क्या करते हो, जीवन के वो महत्वपूर्ण क्षण को अच्छे से स्पेंड करते हो जो जीवन की खुशहाल बनाने में आपके लिए सहयोगी सिद्ध होता है। तो इसलिए कहते हैं जो बुजुर्गों का ज्ञान होता है उसको व्यर्थ न जाने दो। अगर आपके पास बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, तो आप हमेशा याद रखना कि आप सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आपको माता पिता के साथ साथ आपके दादा दादी के अनुभवों का भी ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है, ठीक है। ये कभी आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। दोस्तों, ये आपका जीवन का, मैंने कहा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। और जिनके पास माता पिता होते हैं और दादा दादी होते हैं वो तो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होते हैं। देखिए, एक बात तो हमेशा रहता है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो बच्चों की तरह बन जाते हैं, ठीक है। तो उनसे आप घृणा ना करें, उनको सहयोग दें, उनको प्यार से रखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। आगे है परिवार जीवन चक्र के सतर। देखिए, इसमें कई सतर होते हैं जीवन सतर में, ठीक है। तो पहले हमारा जो है आरंभिक सतर, ठीक है। हम परिवार के जीवन चक्र का आरंभ युवावस्था से करेंगे। यह जीवन का वो सतर है जब व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान प्राप्त करता है और एक स्वतंत्र युवा व्यास के रूप में उभरता है। तो आपको पता है जो वयस्क हो जाता है उसको तो वोट देने का अधिकार भी है, यानी अपनी सरकार चुनने का अधिकार भी बन जाती है, ठीक है। अब वह भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र इकाई बन जाता है, क्योंकि वो भावनात्मक यानी अपने विचारों को भी रख सकता है, शारीरिक उसकी क्षमता आ जाते हैं सारी चीजों में, सामाजिक विकास हो जाता है और वित्तीय को भी कमाने लग जाता है। तो कह सकते हो कि ये जीवन का पहला सतर होता है। अब वह परिवार से अलग रह सकता है, अपने स्वास्थ्य और पोषण का स्वयं ध्यान रखता है, ठीक है। जब देखते हो बच्चे जो वयस्क हो जाते हैं वो परिवार से दूर भी चले जाते हैं और क्या करते हैं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। परिवार के बाद भी दीर्घकालीन निकट संबंध स्थापित कर सकता है। अंतर्गत युवाओं को परिवार से अलग रहकर भी कठिन समय के दूसरे चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार के निकट संबंधों को स्थापित करने से प्रतिबद्धता, समयता, विश्वास और लगाव अनिवार्य तत्व बन जाता है। तो ये आपको भी पता ही होगा कि लोग क्या करते हैं, ठीक है, चुनौतियों का सामना करते हैं, ठीक है, अपने हर तरह की मुसीबतें आते हैं, तो इससे क्या होता है, जो अपने विश्वास पात्र होते हैं उन पे वो निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। विवाह करके व्यक्ति सर्वाधिक निश्चित संबंध की स्थापना करता है। विवाह व्यक्तियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। युवती का विवाह 18 वर्ष और युवा का विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले नहीं करना चाहिए। यह माना जाता है कि इस आयु तक युवा व्यास अपनी मूलभूत न्यूनतम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तथा अपने जीवन यापन के लिए तैयार हो जाते हैं। परंपरागत रूप से भारत में माता पिता को ही बच्चों के लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये तो बात सच्चाई है कि जो भारत में माता पिता को ही बच्चों के जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन आज समय बदल चुका है, आज ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है कि जो युवती की जो विवाह की जो उम्र होना चाहिए 18 और जो युवा का होना चाहिए 21 वर्ष, इसलिए इतना मान्यता दी जाती है क्योंकि 21-22 वर्ष में जो है वो लोग अपना जीवन को काफी तक सार्थक बना लेते हैं, यानी काफी पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं और किसी जॉब करने के लिए सक्षम भी हो जाते हैं। तो इस अवस्था में अगर वो मैरिज करते हैं तो उनका जीवन काफी अच्छा से अच्छा बनने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए जो है बच्चों को जब तक उनको पढ़ना है पढ़ने देना चाहिए और उनको आगे बढ़ने का मौका भी देना चाहिए। लेकिन बच्चों का भी ये अधिकार होता है, बच्चों का भी ये फर्ज बन जाता है कि वो ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं जो माता पिता के लिए नुकसानदायक पड़े। आज हमारे देश में सिर्फ इसी वजह से जो है मैरिज माता पिता को जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं गलत कदम उठा लेते हैं और माता पिता शर्मिंदा हो जाते हैं, तो उनको मैरिज करना अनिवार्य बना देते हैं और इसके देखने की वजह से दूसरे व्यक्ति भी ऐसा ही करता है।
तो इसमें ये फर्ज बन जाता है ना कि अगर आपके माता पिता अगर आपको पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका भी दायित्व सबसे सर्वाधिक बढ़ जाता है, ठीक है। किंतु आजकल युवा वर्ग अपने जीवन साथी के चयन में विवाह करने के समय में स्वयं भी निर्णय लेना चाहते हैं। आपको पता ही है कि ये बात तो जर्नल सी हो चुकी है कि आज जो युवा पीढ़ी है वो अपने मनपसंद की जो है साथियां चुनते हैं, ठीक है, और उनके साथ विवाह करते हैं, यहाँ तक कि माता पिता के खिलाफ भी हो जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये बात कुछ हद तक तो कहीं भी सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जीवन जीना जिसको है उसको चुनने का अधिकार भी है। लेकिन ये भी गलत नहीं है कि माता पिता अगर चुन के दे रहे हैं, माता पिता ने जीवन में हर चीज बच्चों को सुख के लिए चुन के दिया है, तो वो गलत होंगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें यही बात समावेश आती है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यही बात होता है। अगर माता पिता चुन रहे हैं तो व्यक्तियों को कुछ समय देना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए कि जो जीवन साथी जो बनने जा रहा है वो किस प्रकार का व्यक्ति है और उसके साथ कैसा उसका विचार है, कैसी विचारधारा है। लोगों की पहचान तो कुछ ही समय में हो जाती है। तो दोनों को समावेश करके ही आगे बढ़ने की तैयारी में ही इंसानों की जो सार्थकता है छुपी हुई है। विवाह की तैयारियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि विवाह की प्रक्रिया में अनेक जिम्मेदारियां होती है। विवाह के अंत यह युवा युवती एक साथ रहना शुरू करते हैं तो उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। विवाह के बंधन में बंधने वाले दोनों युवाओं के विवाह के परंपरा का सामना करना पड़ता है। आपको पता ही है कि अगर वो विवाहित होकर किसी और क्षेत्र में जा रही है, कहीं और एरिया में जा रही है, तो वहां पर परंपराओं का सामना करने के लिए भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ही आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो मैरिज करके गई है और उसके जो पूर्वज कर रहे थे कार्य, उनको सब चीजों को उसको अपनाना पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि जब विवाह होती है तो लड़का का जितना भी संबंधी होते लड़की का हो जाता है, जो लड़की का जितने संबंधी होते लड़के का हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है उनका दायित्व वो और भी बढ़ जाता है, ठीक है। उन्हें अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करने और सहन शक्ति विकसित करने, तनाव से निपटने, ठीक है, तनाव से निपटने तथा अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए परिवार के अनुभवी वयस्कों और काउंसलिंग सलाह लेनी पड़ती है। वित्तीय पुनर्योजना और स्वास्थ्य संरक्षण, निरोध, गर्भाधान और यौन संबंध से उत्पन्न इन्फेक्शन आदि अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करना होता है। तो इसके लिए उनको हर चीजों के लिए तैयार और समझ रखनी चाहिए, तभी जाके उनकी जीवन जो होगा काफी हद तक खुशहाल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे है विवाह युवा दंपति जीवन में अनेक नई भूमिका निर्धारित कर देती है और उन्हें सहज रूप से दोनों परिवारों को एकीकृत करता है, ठीक है। यह वह समय है जब नवविवाहित दंपति एक दूसरे को समझने तथा आपसी सामंजस्य का प्रयास करते हैं। यह युवती को अधिक समझौता करना पड़ता है क्योंकि वह अपने मूल निवास, अपने परिजनों को छोड़कर अपने पति के घर रहने चली जाती है। ये बात तो सच्चाई है कि इसमें सबसे अधिक जो प्रॉब्लम आती है वो लड़कियों को आती है क्योंकि वो अपने प्रियजनों को छोड़ के किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाती है और वहाँ पर सभी परिवारों से घुलना मिलना बहुत उसके लिए समस्या बन जाती है। तो इसमें यही है कि जो लड़के पक्ष के व्यक्ति हैं, जो उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनको इस तरह से उनको व्यवहार करना चाहिए कि जैसे कि वो उनकी बहन ही थी, ठीक है, उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लड़कियों की आधा तकलीफ जो होता है खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही सब समाजों में क्या ये समझदार व्यक्तियों की समझ भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ युवती को अधिक समझौता करना पड़ता है क्योंकि ये अपने परिजनों से छोड़कर अपने पति घर में जाती है। वो अपने साथ कुछ व्यवहार, विश्वास तथा मूल्य को भी लाती है जिसका निर्माण उसके पिछले घर के प्रभावों से हुआ है और ये उसके नए घर से अलग भी है, ठीक है। एक बात तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जो औरतें दूसरे घरों से आती है, जो लड़कियां आती है, वो भी अपनी बहुत सी चीज़ें अपने साथ लेके आती है, वो अपने आदर्श लेके आती है, अपनी विचारधारा लेके आती है, ठीक है। जब वो विचारधारा वहाँ की होती है और जब ये विचारधारा यहाँ की होती है तो दोनों में आपस में सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लेश का भी कारण बन जाता है। उसकी ओर से प्रभावी सामंजस्य यह होगा कि वह किसी प्रकार के विश्वास व मूल्य से ना तो इनकार करे और ना ही दूसरे पर थोपे, बल्कि नए विकल्प का सृजन करे और जो बेहतर से अधिक संगत और व्यवहारिक हो। तो इसमें क्लियर बात बताया गया है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है तो युवती को या लड़के को ये बात हमेशा समझना चाहिए, इस खास तौर पर युवती को, क्योंकि वो अपना घर चेंज करके आई है, तो उसको ऐसा कुछ विचारधारा विकसित करना चाहिए कि दोनों परिवारों के लिए सुखमय हो और उसके विचारधाराओं के लिए भी ना हो। और यहाँ लड़के पक्ष की बात ये भी होती है कि वो भी उसकी विचारधाराओं को सम्मान करे, ठीक है। ये नहीं कि तुम कहीं और से आए हो तो तुम्हारा विचारधारा है ही नहीं, उनका तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं, उनका भी उतना ही अस्तित्व जितना आपका है, क्योंकि दोनों ही बराबर है, ठीक है। क्योंकि जीवन दोनों ने ही अपना जीवन को व्यतीत करना है। नए घर से बिना किसी भी सामंजस्य कर पाने के लिए परिवार के सदस्य उसे
स्वागत अकेलेपन की अनुभूति करा सकते हैं, परिवार के एक विभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, नए घर के समझने के लिए उसे कुछ समय दे सकते हैं, उसे केवल वास्तविक उम्मीद ही रखकर तथा गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना उसकी मदद कर सकता है। देखिए, ये बात बहुत क्लियर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो अपने परिवार को छोड़ के आप तक आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा दीजिए मौका, उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए, शायद मौका देने से क्या पता वो आपके लिए बेटर कर सके। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर संबंध गुण और बचाव दिया गया है, देख लेते हैं क्या है। इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य संबंध स्थापित करने के गुण, किन बातों से बचना चाहिए। एक दूसरे के साथ व्यवहार कुशलता से बात करें, करवाहट के साथ बात करने से, रुखाई से बात करना, ये सब चीज़ें से हमें बचना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग प्रदान करें, दूसरे की मदद न कर सके, दूसरे को मदद न करने से इनकार न करें, ऐसा गलत हो जाता है। मिलकर कार्य करें, अकेले कार्य करने से बचें। ठीक है, जिम्मेदारी को मिलकर बांटें, जब एक दूसरे कार्य कर रहे हैं तो विश्राम करने भी दें। बीमार व असक्त परिवर्जनों की सेवा करें, यानी दूसरे की परिवार न करने से भी उनको बचना चाहिए कि भाई सबको परिवार करो, सब व्यक्ति जो है आपके ही हैं। ठीक है, ये आपके साथ संबंध है, आपके साथ ही जीवन उन्होंने व्यतीत करना है। तो अगर इससे दूर चले जाते हो तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। आगे जो है अपनी योजनाओं को परिवार के अन्य सदस्यों को भी बताएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि समझना अच्छा स्थापित होता है। बिना बताए बाहर जाने से बचें, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से बाहर जाने लग जाओगे तो लोग आपको गलत संज्ञा देके आपको बुला सकते हैं। ठीक है, दूसरे की सराहना करें, यानी ये ना करें कि दूसरा जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको गलत ठहरा है, या आपका भी फर्ज बन जाता है और उनका भी फर्ज बन जाता है कि एक दूसरे के कार्य जो कर रहे हैं तो उसमें से बेशक कुछ खामियां हैं तो उसको बाद में बता दीजिए, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है उनको वो निंदा ना करें, यानी दूसरे की निंदा करने से बचें। अगर आप निंदा करते हो या आपका कोई निंदा करता है तो दोनों स्थिति में जो होता है आपका ही घर टूट रहा होता है। ठीक है, दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना, देखिए दूसरों की बातों को सुनना बहुत ही जरूरी बन जाता है इस अवस्था में, तो खास तौर पे, क्योंकि जब तक आप दूसरे की बातें नहीं समझोगे ना, नहीं सुनोगे, तो नहीं आप अच्छे विकल्प निकाल पाओगे। केवल अपने बारे में बात करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, उनकी भी बात थोड़ा सुनना चाहिए कि भाई वो कहना क्या चाहते हैं। अपने हाव भाव तथा शारीरिक मुद्रा के प्रति सचेत होकर, यानी देखिए जब आप किसी दूसरे घर में जाते हो तो आपकी शारीरिक मुद्राएं भी बहुत ही अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका परिवार है बेशक, लेकिन थोड़ा सा वहाँ मर्यादा आ जाती है। ठीक है, मर्यादा सम्मान भी आ जाती है, जिससे आपको सही ले देकर चलना होगा। देखिए जब तक आप अपने घर में थे, ठीक है, जब माता पिता के साथ थे तो आप जैसे मर्जी रह सकते हो, लेकिन वो आपका परिवार है, वो अलग दायित्व बन जाती है। आप कभी देखते हो कोई व्यक्ति अगर कोई पूजा पाठ करता है और पहले कर रहता है, पहले उसको बहुत सादगी से जीवन जीता है, लेकिन जैसे पूजा पाठ में सम्मिलित हो जाता है तो वो एक धार्मिक बन जाता है और उनके रहन सहन खान पीन देखते हो सब कुछ बदल जाता है। तो लड़कियों के लिए सेम ऐसा ही होता है कि अगर दूसरे घर में जा रही है तो उनका जीवन का जो है प्रत्येक पहलू जो है इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये आदर्श में जो है औरतों या लड़कियों की गुण है, ठीक है, जो आदर्श में है, जो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, आपत्तिजनक शारीरिक मुद्राओं का नकारात्मक मुद्रा प्रभाव से हटकर, देखिए इसमें आपत्तिजनक तो समझ सकते हो कि कैसी होती है, कैसी मुद्राएं नहीं बनाना चाहिए या अपने आप को ऐसे नहीं रखना चाहिए, गलत कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका ससुराल है और इसे बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। युवा दंपति के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अच्छे अंतर संबंध स्थापित करने के प्रति आरंभिक पारिवारिक जीवन चक्र में संवेदनशील हो और इससे एक मजबूत और खुशहाल पारिवारिक जीवन की नींव पड़ जाती है। जब ऐसा आप करते हो तो इससे क्या होता है, आपका जीवन स्तर में काफी सुधार होता है और आपका जीवन बहुत ही खुशमय हो जाता है। उसका जो दूसरा पॉइंट है विस्तार यानी सतर अवस्था, यानी इसमें यही बात बताया गया है कि आप पहले ही पढ़ चुके हो कि परिवार जीवन चक्र का विस्तार सतर पहले बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। पितृत्व का चयन इच्छा के अनुसार होना चाहिए क्योंकि इसके साथ अनेक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ जाती है। देखिए बच्चे का जन्म जो होता है माता पिता के पर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस पर जिम्मेदारी बच्चे के जन्म से ही बढ़ जाती है। दंपति की शारीरिक मानसिक भावनात्मक और वित्तीय रूप से इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इस पे हम जिम्मेदारी के लिए तैयार है? इस बात के लिए हमें स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई नवजीवन का उत्पत्ति आप करने जा रहे हो, ठीक है, बच्चे को जन्म हो रहा है, तो इसके साथ आपका सारा दायित्व जो है बदल जाता है। ठीक है, पहले तो आप परिवार के सदस्य थे, ठीक है, लेकिन अब जो है एक बच्चे का माँ हो, पिता हो, तो यहाँ पर जो है आपका दायित्व, ठीक है, बदल जाता है और स्वयं को परखने का भी एक नया अवसर मिल जाता है, जहां पर आप अपने आप को परखने की कोशिश करते हो कि बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या अनुभव है आपको जीवन में। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग व्यवस्था बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि विस्तार सतर्क होना अवस्था अवश्य होती है। जब तक कोई पिता या माता नहीं बनते तब तक उसको एहसास नहीं होता कि जीवन का जो है सही पहलू क्या है। उसके बाद है कि हम
तब पश्चात उन्हें आपसी सहमति से निर्णय लेना होगा, तब जाके आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों पति पत्नी जो है घर के सदस्य उनसे आपसी निर्णय लेना होगा। यह अनेक बीच के संबंधों को मजबूत बनाना और उससे व्यक्तित्व की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जीवन चक्र के इस स्तर पर पति पत्नी दोनों को व्यक्तित्वगत तथा साझा जिम्मेदारी के बीच में संतुलन बनाकर परंपरागत परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। इस अवस्था के दौरान माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं एवं उनकी शारीरिक, भावनात्मक, शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह परिवार जीवन चक्र का सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है। तो आपको पता है, मैंने पहले कह चुका हूं कि जो बच्चों को जन्म देते हैं उनके लिए सबसे बड़ा दायित्व आ जाता है कि उनके बच्चों को पालन पोषण करना, उनके जीवन को सही मय बनाना। क्योंकि जब तक आप उनके जीवन को सही मय नहीं बनाओगे, आप माता पिता, आदर्श माता पिता नहीं कहलाओगे। उसके बाद संकुचन सतत। जीवन चक्र की यह अवस्था तब शुरू होता है जब पहला बच्चा एक आरंभिक वयस्क के रूप में घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो बच्चा जो होता है वो बिल्कुल वयस्क हो जाता है, ठीक है। यह अवस्था आखिरी संतान के घर छोड़ने या दंपति में से किसी एक की मृत्यु पर समाप्त होती है। इस अवस्था के दौरान दंपति अपनी नौकरियों से निवृत्त होकर कुछ रुचियों को शुरू कर समाज सेवा में भाग लेकर और अपने पोते पोतियों के साथ जीवन बिताकर आनंद ले सकती है। देखिए, इसमें क्लियर बोला गया है, जो वृद्ध हो जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोतियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से बच्चे रहते हैं और उनके साथ, बच्चों के साथ खेलना उनके लिए जीवन के लिए सबसे सुखदायक और सुखमय माना जाता है। तो ये जो होती है, जब वो अपना काम नौकरियां छोड़ देते हैं, छोड़ के जब उनकी मृत्यु का समय आ जाता है, तो ऐसे जीवन में जो आनंद होती है, जीवन को खुशहाल कर देती है और कुछ जो होप होती है वो उनके लिए मान दे देती है, ठीक है। और इस तरह से जो होती है वो शारीरिक, भावनात्मक, क्षैतिक और सामाजिक अवस्थाओं से मुक्ति हो जाती है उनकी, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, जो हमारा समाज में दायित्व है, जो स्त्रियों के दायित्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण मान्य रखता है, ठीक है। और सभी व्यक्तियों को, चलिए हम देखते हैं आगे, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना। इसमें सबसे पहली बात तो यही आ जाती है आपके सामने कि गर्भावस्था के दौरान देखभाल। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति जो होता है, कोई स्त्री जो होता है, जब बच्चों को जन्म देती है तो उसका नवजीवन होता है। पता है ना कि वो जीवन का सबसे दुखमय और कष्टदायक पीड़ा सह के एक नया जीवन को उत्पत्ति करती है। तो ये इसमें सिर्फ एक ही फर्ज नहीं कि औरतें ही पीड़ा सहे, इसमें है कि घर के प्रत्येक सदस्य जो उस बच्चे से आनंद लेना चाहता है, जीवन का एक सुखमय आनंद उठाना चाहता है, तो उसका भी कर्तव्य है कि जो माता गर्भ धारण कर चुकी है, गर्भावस्था के दौरान उनकी देखभाल करे, उनको सही पोषण करे, ठीक है, उनको बहुत खुशहाल रखने की कोशिश करे। तो यही तो होता है आदर्शमय परिवार, क्योंकि हम आदर्शमय परिवार की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किताब के अनुसार क्या है। गर्भावस्था के दौरान देखभाल। गर्भावस्था के दौरान परिवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि स्त्री को निरंतर अंतराल पर पोषण भोजन का सेवन करे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि गर्भवती जो औरतें होती है उनको बहुत तरह तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो उनकी जो सास होती है उनको ये समझ तो होती है कि उन्होंने भी बच्चों को जन्म दे रखी होती है, तो उस समय उनकी बहुत आवश्यकता होती है और उनको ये भी चाहिए कि वो जो उनकी बहू है उनको सही से देखभाल करे, उनको सही अवस्था दे। पर्याप्त विश्राम और व्यायाम करना बहुत ही समय बहुत जरूरी होता है। और व्यायाम भी आप कब करोगे, जब डॉक्टर की सलाह से करोगे। ये नहीं कि अपना मर्जी से कोई भी एक्सरसाइज कर दोगे, ऐसे करोगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक ही सिद्ध होगा। खुशी व प्रसन्नता चित्त रहना चाहिए। ऐसे खुशी और प्रसन्न चित्त होने से क्या होता है, उनके माइंड काफ़ी फ्रेश और ताजगी रहती है। भ्रूण के विकास की जांच के लिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाएं और किसी प्रकार की जटिलता का पता लगाने का तत्काल उपचार कराएं। यानी कोई तरह की प्रॉब्लम है तो अगर डॉक्टर के पास जाओगे तभी पता लगेगा ना कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ आगे चल के आपको नुकसानदायक तो नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें जानना या परिवार के बड़े सदस्यों का फर्ज बन जाता है कि वो ऐसे सलाह दें, क्योंकि वो जो होती है फर्स्ट टाइम माँ बन रही होती है तो उनको शायद इस बात का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन बुजुर्ग लोगों को इस बात की बहुत नॉलेज होता है। तभी तो कहते हैं बुजुर्गों से भी आप ज्ञान प्राप्त करो और उनसे भी एक नई बात सीखने की कोशिश करो। माता व पिता बनना पति एवं पति दोनों के लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण होने के साथ साथ तनावपूर्ण भी होता है। 9 महीने गर्भावस्था शिशु को जन्म देना तथा शिशु के देखभाल का पहला वर्ष माँ के लिए बहुत ही थकावट भरा होता है। अपने परिवारों में देखा ही होगा कि नवजात शिशु अनियमित समय पर जाकर माँ को काफ़ी थका देता है। यदि आप एकल परिवार में रहते हैं तो ये स्थिति और भी विकट हो जाती है, क्योंकि एकल परिवार में कोई और सदस्य होता नहीं है और पति पत्नी होने के कारण या तो पति को प्रॉब्लम आएगा या पत्नी को आएगा, लेकिन सबसे अधिक पत्नी को ही आएगा। क्या कि यहाँ पर आपको सलाह देने वाला कोई नहीं होता है और साथ ही बच्चे को कुछ देर के लिए भी संभाल कर आपके आराम देने वाला भी कोई नहीं होता है। तभी तो कहते हैं एकल परिवार जो होता है सदैव खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें आपको तकलीफ ही मिलेगी। बेशक पति पत्नी आप अकेला रह रहे हो, लेकिन आपका जीवन जो होगा सुखमय नहीं होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त दंपति के जीवन में पहले इस असंख्य कार्यों के अतिरिक्त एक नई भूमिका
जिनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ा देती है। इसमें औरतों जो होती है, औरतें अधिक एकल परिवार ही पसंद करती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जब वो माँ बनती है तब तो उनका घर के साथ दायित्व निभाना ही पड़ता है, प्लस बच्चे का भी देखभाल करना पड़ता है। अगर वही संयुक्त परिवार में वो रहते तो उनके दादा दादी देख लेते हैं, उनके जो है, ठीक है, उनके जो क्या कहते हैं, जो उसकी भाई बहन होगी तो वो भी देखभाल कर सकती है। तो हर तरह के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक परिवार में कहाँ से पड़ेगा, ये आपको भी समझ होना चाहिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि असंख्य कार्यों के अतिरिक्त उनको नई जिम्मेदारी भी मिल जाती है, जिनमें सभी उन्हें कुशलता प्राप्त करनी होती है। यदि दंपति में सहनशीलता नहीं है तो एक दूसरे से प्रति प्रतिबंधित नहीं है तो उनके संबंध समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, आपस में पति पत्नी में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और घर टूट जाता है। तो बेशकली आज के जो हमारा जनरेशन है वो एकल परिवार को बहुत ही प्रायोरिटी दे रही है, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा विचार है सदैव कि संयुक्त परिवार ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हर एक सदस्य रहता है और हर सदस्य की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए, ये तो बात अपनी थी, अपनी सोच थी, ठीक है। पति कुछ जिम्मेदारी को स्वयं उठाकर पत्नी के प्रति अपनी चिंता तथा संवेदनशीलता को जाहिर कर सकता है, ताकि पत्नी को कुछ अतिरिक्त समय मिल सके और वह शिशु को अच्छी देख कर सके। वो शिशु की कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर पत्नी को विश्राम तथा घर के कुछ कार्य के लिए समय प्रदान कर सकता है। क्या आप कुछ ऐसे कार्य सुझा सकते हैं जिन्हें एक पति को अपनी पत्नी की सहायता करने के लिए चाहिए, ठीक है। जी हाँ, वो घर के छोटे मोटे कार्य, कपड़े धोने, बर्तन के साफ करने, घर की साफ सफाई के कार्य तथा ऑफिस से वापस आते समय किराने का सामान लाने जैसे कार्यों को अपनी पत्नी की सहायता कर सकता है, ठीक है। जब पत्नी थकी हुई हो तो पति सामान्य भोजन भी बना सकता है, बच्चे को भी नैपकिन बदल सकता है, शिशु को संभाल सकता है तथा शिशु के लिए आहार तैयार कर सकता है। क्या आप कुछ और सुझाव दे सकते हैं ताकि पति अपने पत्नी की और अच्छी तरह से मदद कर सके? देखिए, पत्नी को भी यह समझना चाहिए कि केवल उसे ही शिशु की देखभाल में कठिनाई को सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि पति के जीवन में भी कुछ कम परिवर्तन नहीं आए हैं। उसे अपने पति को भी कुछ समय देना चाहिए, यथापन सहयोग करना चाहिए, ताकि वह जीवन के नई परिवर्तन को आसानी से पार कर सके। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि सिर्फ एक औरतों के लिए तकलीफ नहीं बढ़ती है, ठीक है, पति पत्नी दोनों के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि एक नया जीवन जब आया है तो एक नया जीवन को संभालना एक आम बात नहीं होती है, चाहे बहुत ही आसान नहीं होती है। इसमें दोनों पति पत्नी का सहयोग की आवश्यकता है, उनको साथ की ज़रूरत है, तभी जाके उनका जो एकल परिवार होगा वो हमेशा के लिए बना रहेगा। नहीं तो इसमें करवाहट तो भरेगी, तो जनरल सी बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ करवाहट भरनी नहीं चाहिए, एकल परिवार को सुखमय बनाने की कोशिश करना चाहिए। आगे जो हमारा क्या, नवजात शिशु की देख करना। एक नवजात शिशु अपनी देखरेख तथा सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है। ये तो जनरल सी बात है और सबको ये बात पता है। शिशु की देखरेख में महत्वपूर्ण कार्य है शिशु का आहार देना। सबसे पहले तो उनका है कि भोजन का व्यवस्था करना, क्योंकि बच्चे हैं उनको थोड़ी पता है कुछ भी। प्यार करना, कपड़े पहनाना और नहाना, ये सब चीज़ें साफ सुथरा रखना ध्यान बहुत जरूरी है। सभी शिशुओं को माँ का दूध अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि यह उसका अधिकार है। माँ का दूध शिशु के लिए सुरक्षित आहार है जो उसकी पोषण सभी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए दोस्तों, ये बात तो सरकार भी कहती है कि जो माँ होती है उनको बच्चों को 6 महीने तक बच्चों को दूध पिलाना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका माँ का जो प्रथम दूध होता है वो उनमें सारे तरह के एंटीबॉडी होते हैं और उनके सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई जो पढ़ी लिखी माँ होती है क्या करती है, बच्चे के जन्म के समय जो दूध उसकी गहरा दूध होता है, पीला दूध होता है, उसको फेंकवा देते हैं। चाहे पुराने विचारधाराओं के व्यक्ति भी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ का जो प्रथम दूध होता है उसमें आपको पता ही होना चाहिए कि उसमें बच्चों के एंटीबॉडी यानी सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है और जीवन में आने वाली हर बीमारियों से उसको लड़ने के लिए सहयोग और साथ देता है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 6 महीने तक शिशु को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। इसके विषय में पाठ आप 17 में जीवन आरंभ में मैंने बता चुका हूँ और अच्छे समझा भी चुका हूँ उसमें, और समझाऊँगा, ठीक है, और समझाया था। शिशु को कुछ जीवन घातक रोगों से बचाने के लिए टीके भी लगाए जाने चाहिए। टीकाकरण क्रम के विषय में आप पाठ 7 में पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में देख लेना कैसे उसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। यदि पति और पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं तो उनसे अपने शिशु के देखरेख के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती, ताकि उनके बाहर जाने पर उनके शिशु की सही देखरेख कर सकें। यदि शिशु के सही प्रकार के देखरेख नहीं हो पाता है तो माता पिता को चिंता होने लग जाता है। ऐसी स्थिति में क्या विकल्प विद्यमान है? मातृ और मातृ अवकाश लेने के अतिरिक्त विभिन्न विकल्पों का चयन कीजिए। देखिए कौन कौन से चयन है हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो इसमें यही बात आता है कि दादा दादी या चाची ताई शिशु की देखरेख कर सकती है। देखिए यहाँ दादा दादी की कितना महत्वपूर्ण भूमिका फिर से आ गई। पड़ोसी मित्र आदि एक दूसरे के शिशु की देखरेख कर सकते हैं। शिशुओं को डे केयर केंद्र में रखे जा सकते हैं। देखिए जो भी हो, लेकिन डे केयर केंद्र और इसमें रखना बच्चों को मेरे हिसाब से सही नहीं रहता है, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। शिशु को देखरेख के लिए आया या नियुक्ति करें और जो उनके शिशु को देखरेख कर सके। चलिए ये तो अमीर घरों की अपनी सोच है, बट शिशु का जो होता है माता पिता या दादा दादी या उनके परिजन ही उनको रखे तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वही जो है उनकी भावनात्मक और ज्ञानों को समझ सकते हैं। याद रखिए यदि आप डे केयर केंद्र ये का विकल्प चुनते हैं तो यह आपके घर या कार्यस्थल से समीप होना चाहिए और साफ सुथरी सुव्यवस्थित स्थल पर होना चाहिए। ये योग्य एवं समक्ष व्यक्तियों द्वारा संचालित होना चाहिए। यदि आप किसी भी आय के रूप में नियुक्त करते हैं तो उनके बारे में भी हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको स्थापित कर लेना चाहिए। यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अच्छी व्यक्तित्व स्वच्छता बनाए रखते हों, ठीक है, व्यवस्थित रूप से शिशु को देखरेख करने में सक्षम हो तथा शिशु को प्यार व स्नेह प्रदान करते हों। अगर ऐसा आप नहीं पाते हो तो बच्चे जो होते हैं सही नहीं बनेंगे, आगे उनका जीवन जो होगा सही तरह से नहीं देखरेख होगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको देख के ही केयर में रखना चाहिए या किसी को उनको सौंपना चाहिए। आगे जो छोटे बच्चों की देखभाल, कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें छोटे बच्चों का विकास संभावित होते हैं, इन पर निम्नलिखित विचार किया जा सकता है। हम प्राय यह कहावत सुनते हैं कि जैसा पिता वैसा बेटा, यही सुनते हैं ना। वास्तव में बच्चे दो कारकों का उत्पाद होते हैं, आपको पता ही है, आनुवंशिकता तथा वातावरण, ठीक है, का उत्पादन होना आनुवंशिक और वातावरण की होना बहुत जरूरी है। देखिए वंशागत जो होता है कारक बच्चों को जन्म से ही प्राप्त होती है और उन्हें बदला नहीं जा सकता है। बहरहाल वातावरण जिसमें बच्चे बड़े होते हैं वह उन्हें उनके माता पिता और अन्य निकट संबंधियों से प्राप्त होती है। यह सुनिश्चित करे कि जहाँ तक संभव हो बच्चों को एक आदर्श वातावरण मिले जहाँ पर रह के वो जीवन को सही अपना जीवन को चला सके। क्योंकि आप जैसा उनको वातावरण देंगे बच्चे उसी तरह से बनेंगे। और कुछ बातें जो होती है आनुवंशिकता पर भी डिपेंड करती है कि उनके माता पिता कैसे हैं, उनके आगे कैसा रहा है। उसके बाद है वातावरण निम्नलिखित कारकों से बनता है। देखिए वातावरण जो होती है किस कारणों से बनता है। आरंभिक प्रेरणा, जीवन के सब आरंभिक वर्षों में प्रेरणा प्रदान करके इसे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। यदि माँ अपने शिशु के साथ बातें करता है तो शिशु काफ़ी हद तक जो है बोलना आरंभ कर देता है और इसका शब्द भंडार भी विकसित होने लग जाता है। इसी प्रकार शिशु का ज्ञानात्मक विकास भी तब तीव्र गति से होती है जब उसे बाहर पार्क आदि में खेलने के लिए ले जाया जाता है तथा अन्य बच्चों से खेलने और व्यवहार करने का मौका दिया जाता है। तब जाके वो क्या करते हैं, वातावरण के बारे में समझते हैं। अगर घर में रखिएगा तो बच्चे कैसे बाहर के जीवन के बारे में समझ पाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है खेल कूद। वातावरण बच्चों के खेल के अवसर प्रदान करता तथा खेल कूद ही बच्चों के जीवन के सभी क्षेत्रों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषीय और नैतिक क्षेत्र में समग्र विकास में सहायता करता है। 2 वर्ष की आयु तक शिशु के सक्रिय रूप से अकेला ही खेलना पसंद करता है। 3 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चे अनुसरण के माध्यम से खेलना पसंद करता है। इस प्रकार खेलों में बच्चे वयस्कों की भूमिका की भी नकल करते हैं तथा अपनी स्वयं की नई बनाई कहानियों के माध्यम से खेलते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों के आसपास माता पिता तथा अन्य वयस्क उसी प्रकार से व्यवहार करें जैसे कि वे चाहते हैं कि उसके बच्चे अपनाएं। ठीक है, तो आपका व्यवहार जो है उसी तरह होना चाहिए जैसे आप चाहते हो कि बच्चे आपके बने। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हुए घर घर खेलते रहते हैं, देखते ही होंगे, ये तो जनरल सी बात है। कुछ बड़े बच्चे बोर्ड गेम, कंप्यूटर गेम तथा बाहर के खेल खेलना आरंभ कर देते हैं और इस प्रकार खेलों में उनमें न केवल शारीरिक, भावनात्मक और शारीरिक सरोकार के प्रति जरूरत उत्पन्न करते हैं बल्कि उनमें प्रतिस्पर्धा, सहयोग और चुनौती लेना और टीम भावना तथा नेतृत्व के गुणों को भी उजागर करता है। तो ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें आम हो जाती है जो कि बच्चों में पाई जाती है। आगे जो है, क्या बच्चा का दिमाग पूरे दिन सृजनात्मक रूप से व्यस्त रहता है? इन्हें अनिवार्य रूप से खेलने के लिए महंगे खिलौने की आवश्यकता नहीं होती है। कम लागत के खिलौने जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बनते हों वो उतने भी प्रभावित रोचक लग सकता है। तो बच्चों खिलौने सुरक्षित और किफ़ायती, रोचक और आकर्षक होना चाहिए। देखिए इससे क्या होता है, सुरक्षित होनी चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। इससे क्या होता है, उनका जीवन और उनके जो भावनात्मक जो विचारधारा है उन पर काफ़ी प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, उसके बाद रोचक, आकर्षक होना चाहिए जिससे काफ़ी वो सही देख सकें। घर में अनुशासन, देखिए वातावरण का एक अन्य घटक है घर में अनुशासन। बच्चे जैसे जैसे बड़े होता है उसे संयम की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है जो उसे अनुशासन के माध्यम से प्राप्त होती है। अनुशासन बच्चों को एक निश्चित आचरण संहिता और अनुसरण कराना सिखाता है। यह उसके जीवन के आरंभिक स्तर पर ही आरंभ हो जाता है, जैसे खाने तथा शौचालय संबंधी प्रशिक्षण। अनुशासन बच्चों को यह सिखाने में सहायता होता है कि समाज में क्या
स्वीकार्य है तथा क्या अस्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही जरूरी होता है। बच्चों में अच्छी आदतें डालने से माता पिता आदर्श भूमिका निभाते हैं। माता पिता सामान्य बच्चों को अनुशासित करने तथा उन्हें व्यवहारित करते समय 3 पेरेंटिंग पद्धतियों में से किसी एक को चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये पद्धतियाँ हमें 3 दिया हुआ है, वो हम उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि घर में जो है घर जैसा रहेगा, बच्चे की प्रवृत्ति जो होगी उसी तरह से बनेगी, और ये जो चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या है निर्कुश और अनुशासन विधि। जहां माता पिता निर्देशों के अनुपालन के लिए प्रतिबंधित तथा दंड पर बल दिया जाता है, ऐसे परिवार के बच्चे सामान्यतः आत्मविश्वास की कमी होती है। वे समाज की तुलना के प्रति चिंतित होते हैं और किसी प्रकार का कार्य आरंभ करने से पीछे रहते हैं। उनका संप्रेषण कौशल भी खराब हो जाता है और जीवन में आगे चलकर विद्रोह की प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं। तो निर्कुश अनुशासन विधि, देखिए दोस्तों, बच्चों को में इतना प्रतिबंधित दंड नहीं देना चाहिए, उनको जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए, इससे बच्चे जो होते हैं खराब हो जाते हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक अनुशासन विधि। बच्चों स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, किंतु माता पिता के नियंत्रण के भीतर। ठीक है, यहाँ बच्चे अपने विचार अभिव्यक्ता कर सकते हैं तथा अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। माता पिता स्नेहपूर्ण होते हैं तथा अपने बच्चों से खुले रहते हैं। ऐसे परिवेश के बच्चे सामाजिक दृष्टिकोण से सुव्यवस्थित, जिम्मेदारी तथा आत्मविश्वास होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि उनको सभी तरह की चीज़ें जो है उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अनुज्ञानात्मक अनुशासन विधि। इसमें माता पिता अपने बच्चों की गतिविधियों से बिल्कुल शामिल नहीं रहते हैं। इसके परिणाम से बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। यानी माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चे इधर रहते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और उनमें सामाजिक कौशलता का भी अभाव रहता है। वे आसानी से दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, तो उनमें काफ़ी कठिनाइयाँ रहती हैं। ब्रांडिंग की इन विधियों की तुलना कीजिए तथा प्रत्येक स्टाइल की सुविधा और उस खामियां का उल्लेख कीजिए। आपको परिवेशन की किसी विधि हुई है। जब आप माता पिता बनेंगे तो आप अपने बच्चों की परिवेश की किस विधि के अनुसार करना चाहेंगे और क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के प्रति अनोखा होता है और इसलिए उन्हें उसी रूप से स्वीकार करना चाहिए जैसे परिवार का दायित्व है कि उनकी स्वाभाविक प्रतिभा और रुचियों की प्रोत्साहन दे। माता पिता को अपनी इच्छा और बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। ठीक है, बच्चों पर थोपने से ये होता है कि बच्चे जो है धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बड़े बच्चे तथा किशोरों को देख रेख। ठीक है, इसमें स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए इसके बारे में दिया गया है। 7 से 8 वर्ष की आयु वाले बच्चों को खाना खाने, नहाने तक कपड़े पहनने आदि के लिए कुछ सहारों की जरूरत होती है। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो माता पिता की भूमिका और जिम्मेदारी बदल जाती है। ठीक है, बच्चे धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं। हालांकि बच्चे अपने क्षमताओं को पूरा करना सीखने लग जाते हैं, किंतु उन्हें शिक्षा के स्तर पर दूसरे की सहयोग की जरूरत होती है। बच्चों की अच्छी शिक्षा प्रदान करने का दायित्व केवल स्कूल का ही नहीं होती है, बल्कि माता पिता को भी बच्चों को पढ़ाई में सहायता करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब तक सहायता नहीं करोगे बच्चे आपके आगे नहीं बढ़ सकते। बच्चों को घर में पढ़ने के लिए एक उपयुक्त स्थान उपलब्ध करना चाहिए, सदैव बेहतर होना चाहिए, यानी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो चीज़ें बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। यह ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर वो अपना सारा सामान रख सके और व्यवस्थित ढंग से रहना सीख सके। ठीक है, इस आयु में बच्चे शिक्षा के अतिरिक्त सामूहिक खेल तथा बाहर के खेल खेलना भी पसंद करने लगते हैं। बच्चे के लिए स्कूल तथा घर में खेलने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायता हो सकता है? तो जनरल सी बात है दोस्तों, इसमें बच्चों के लिए खेल सुविधाएं होना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। उनके विकास के साथ उनकी मानसिकता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह बच्चों के विकास तेजी के साथ होता है तथा यह अधिक संवेदनशील आयु में भी होता है। इसे आयु में होने न केवल पोषक आहार की जरूरत होती है, बल्कि उन्हें भोजन करने की अच्छी आदतें भी विकसित करनी होती हैं। इन अच्छी आदतों को विकसित करने में स्कूल तथा इस घर दोनों की सहायता होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आगे जो है हमारा किशोर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इस तरह किशोर अपने स्वतंत्र चाहते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं और स्वयं जो है अपना निर्णय लेने लग जाते हैं। वे अपनी स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं। वे अपने स्वयं की मूल्य की एक प्रणाली भी स्थापित करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में किशोर मौजूदा मूल्य तथा व्यवहारों को भी चुनौती दे देते हैं। माता पिता के लिए प्राय ऐसी स्थिति को निपटाना कठिन हो जाता है। यदि वे पारिवारिक मूल्य का अनुसरण करने के लिए किशोरों को पर दबाव डालते हैं तो इससे स्थिति और खराब हो जाती है और वह अधिक अधिकारी आक्रामक हो जाते हैं। दूसरे और पूर्णता मुक्त वातावरण और ज्ञानात्मक दृष्टिकोण उनमें अपेक्षा तथा निराशा की भावना को जन्म देती है। उन्हें लगता है कि कोई भी उनकी परवाह नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं, गलत रास्ता, गलत संगति के पीछे चले जाती है।
माता पिता के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे किशोरों को अनुशासित करते समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। उन्हें नियम तथा सीमाओं को निर्धारित करना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार स्थिरता और लचीलापन बनाए रखना चाहिए तथा बातचीत के लिए सभी रास्ते खुले रखने चाहिए। ठीक, उन्हें भावनात्मक समर्थन देना चाहिए। किशोरों पर विश्वास रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय माता पिता के लिए। माता पिता को किशोरों की बातें तथा समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इससे उनको ये लगता है कि उनके पेरेंट्स जो है उनके साथ है, उनको कोई भी तकलीफ होता है वो डायरेक्ट पेरेंट्स के सामने चले जाते हैं। उन्हें उनकी समस्याओं का वैकल्पिक सुझाव या पर्याय प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें इन तथ्यों को अवगत कराना चाहिए कि उनके द्वारा किए गए कदमों का क्या परिणाम होगा और उन्हें अपने स्वयं के निर्णय लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बहरहाल अधिक संवेदनशील विषयों पर आपसी सहमति से भी मान्य निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इससे खुशनुमा तथा अपनापन का माहौल बना रहता है। किशोरों में विश्वास दिखाकर जनरेशन स्व गैप को कम किया जा सकता है तथा उनसे परिवार में आपसी जुड़ाव भी मजबूत होता है। आप इस विषय पर किशोरावस्था, आकर्षण और चुनौतियों के बारे में आगे पढ़ोगे और पढ़ोगे। ठीक है, इसमें आपने आकर्षण और चुनौतियों के बारे में समझोगे कि भाई किशोरावस्था में उनकी कौन कौन सी चुनौतियाँ जो होती है उनको सामना करना पड़ता है। किशोर अवस्था में महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य व्यवस्था के लिए तैयारी। देखिए, इस अवस्था में जो होता है कि स्थिति पर आने के पश्चात प्रत्येक किशोर व्यवस्था या रोजगार के प्रति उत्साहित तथा चिंतित हो जाते हैं। हालांकि इस संबंध में अपने बच्चे के मार्गदर्शन के लिए माता पिता ही उत्तरदायित्व होते हैं, किंतु प्राय देखा गया है कि किशोरों को यह पता नहीं होता है कि वो उन्हें आगे क्या करना है। तो इस समय जो होता है माता पिता का दायित्व जो है बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय किशोरों को ये समझ नहीं आता उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है माता पिता का दायित्व रहती है। अपने करियर के लिए तैयार पहले ही आरंभ कर देना चाहिए। जब तक किशोर स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पहुंचता है तो उसे अपने व्यवसाय तथा अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण करना पड़ता है और उसे यह भी निर्णय लेना चाहिए होता है कि उस क्षेत्र में प्रवेश के लिए उसे क्या आवश्यक तैयारी करनी होगी। आज किशोरों के पास अपने व्यवसाय का चयन करने के लिए असंख्य विकल्प विद्यमान है और ऐसे अनेक स्रोत भी उपलब्ध होते हैं जो उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं। अपने इच्छित व्यवसाय तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की तैयारी की जाए, इस विषय पर अधिक अगाड़ी जानकारी और किशोर अवस्थाएं आकर्षण चुनौतियों के पाठ में आप चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा रहेगी जिसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, आगे जो है हमारा बुजुर्गों की देखभाल। सेनावृत्ति के कारणों से लोगों के लिए संपूरक और खुशहाल समय होता है। उन्हें सम्मान के साथ उस कार्य की मुक्ति कर दिया जाता है जिसे वे वर्षों से कर रहे होते हैं। समुदाय आपस में उनकी इच्छाएं जित होती है और वे वित्तीय रूप से समर्थ भी हो जाते हैं। उन्हें अपने बच्चों को व्यवसाय में तथा विवाह बंधन में बांध दिया जाता है। वे अब दादा दादी तथा नाना नानी से बने गए होते हैं तथा वो अपने माता नाती पोते के साथ आराम की जिंदगी बसाकर जीना चाहते हैं। बहरहाल कई बार सेवावृत्ति के कष्टदायक भी हो सकती है यदि व्यक्ति ने अपने भावी जीवन के लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं की है। ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था करना भी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तथा अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रबंधन नहीं किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे व्यक्तियों को क्या होगा जिसके पास सेवावृत्ति के पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो यह वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है, तो क्या होगा? आप समझ सकते हो कि ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है कष्टदायक होगा। क्या पता उनके बच्चे जो है बदल जाए समय के साथ और अपना जीवन जो है अलग बिताने लग जाए। तो ऐसे में क्या होगा? माता पिता का दायित्व यही होता है कि उनके जो जीवन स्तर सुधारना है। जब वो सेवावृत्त होते हैं तो उनको कुछ पैसे रखने चाहिए जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने। ठीक है, और ऐसे करने से क्या होगा? उनका लाभ होगा। तो ये बातें जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ बुढ़ापा आना एक सामान्य प्रक्रिया है जो एक आम हो जाती है और इस प्रकार यह हमारे शरीर को प्रभावित करती है। वह हमारी ऊर्जा तथा क्षमताओं को कम करता है। इस आयु के वर्ग के लोगों में झुर्रियाँ, शरीर में पीड़ा आदि सामान्य बात होती है। चुनौतियाँ यह है कि इस बढ़ती उम्र के सामान्य प्रक्रिया के रूप में लिया जाए। उन्हें सतर्कता पूर्वक अपना ध्यान रखना चाहिए और अपने कार्य करने की गति को धीमा करना चाहिए। जिम्मेदारियों को अलग करना चाहिए। जीवन की सुगमता से लेते हुए आराम के साथ इस दिनों की आनंददायक होना चाहिए। यदि कोई दिल से आपकी सहायता करना चाहता है तो उसे करने दें, उसका धन्यवाद करें और आशीर्वाद दें। वह अपने कार्य से खुशी होगा और पुण्य सहायता करने के लिए प्रेरित होगा। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें जो होती है जीवन की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। ठीक है, इंसान जो होता है ये इस समय ऐसे प्राप्त पे आ जाता है जहाँ पर
उसको हर तरह की चीज़ों को समझना पड़ता है। देखिए, जब उम्र बढ़ने के साथ जब बुढ़ापा आती है तो लोगों का दायित्व भी बढ़ जाता है। इसमें दायित्व सबसे बड़ा अधिक जो होता है उनके पोता पोती पे होता है या उनके बच्चों पे होता है कि ऐसे माता पिता जब होते हैं तो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको भावनाओं को समझे और उनके विचारों को, धाराओं को अलग ना रखें, क्योंकि ये बुजुर्ग भी होते हैं और अनुभवी भी होते हैं, ठीक है। तो इनसे हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए। बच्चा का समय जो है अधिकतर दादा दादी के साथ बीते तो अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि उनके पास हर चीज़ों का अनुभव होता है और वो अच्छे से अच्छे बातें जो हैं बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बात ये होती है कि जब ये सेवावृत्ति होते हैं, ठीक है, तो उनको सबसे पहली बात है कुछ उनको पैसे ऐसे रख लेना चाहिए जो उनके जीवन के लिए आगे लिए कठिनाइयों का सामना करने से बचा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का कब बदल जाते हैं, कब उनका जो है दिमाग अलग हो जाता है, ये कोई नहीं जानता है। तो इसमें जो सबसे अधिक नुकसान होता है वो माता पिता का होता है, और माता पिता जो होते हैं कहीं की भी नहीं रह जाती हैं, उनको चारों तरफ जो है समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है जिम्मेदारी की भी होती है और सतर्कता की भी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति इस कार्य को सही रूल रेगुलेशन के साथ करता है वही आगे जो होता है इस पर बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये जो टॉपिक था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद जो हम करेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण अंतर संबंधों से परिवार की भूमिका, पारिवारिक संबंध, ठीक है। हमारा एक टॉपिक जो आती है अब पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध तब आप समझते ही होंगे कि आपका जो संबंध यहाँ स्थापित हुआ है, ठीक है, जो आपको हर तरह के संबंध स्थापित हुआ है, तो उस संबंध का भी एक महत्व होता है, उस संबंध का भी एक मर्यादा होता है, उस संबंध का भी एक रूल रेगुलेशन होती है, जिसको हर एक व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों अगर इस संबंध को नहीं समझते हैं तो उनके रिश्ते जो होते हैं कभी भी अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। पारिवारिक संबंध, देखिए अपने परिवार या किसी अन्य परिवार के आप देखे होंगे किस प्रकार परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं। पारिवारिक संबंध के विषय में चर्चा विश्लेषण करते समय इस प्रकार के प्रश्न का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। देखिए, आज के समय जो है परिवार के ऊपर बिहेवियर होना, ये बिहेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि परिवार के आप सदस्य हो, अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तो परिवार का जो है आप खुशहाल जीवन नहीं दिला सकते हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, अगर प्यार से अगर आप बातें कर लेते हो तो वही जीवन के लिए सुखदायक हो जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की खुशहाल इन संबंधों के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। आपसी भाईचारे, सहृदयपूर्ण संबंध तथा सकारात्मक सोच जीवन को सुगम बना सकता है, जबकि लड़ाई, दोष तथा आपसी विनियम परिवार सदस्यों के बीच नकारात्मक सोच को जन्म दे देता है। देखिए, आज के समय जो होता है भाईचारे, ठीक है, सद्भावपूर्णता जीवन को सुगम बना सकता है। अगर भाईचारे के जीवन के साथ आप अगर जीवन व्यतीत आप करते हो, ठीक है, तो आपका जीवन बहुत सुखदायक होएगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है कि हम जिस युग में, जिस आधुनिक युग में हम रह रहे हैं, वहाँ पर तो अपने अपनों को भी दुश्मन मान ले बैठते हैं, ठीक है। आज के समय देखिए कैसा बदल चुका है। आजकल जो माता पिता ने जन्म दिया है, लोग उसको भी अपने घर में रखना पसंद नहीं करते हैं, उनको डायरेक्ट वृद्ध आश्रम भेज देते हैं या उनसे दूरी बना लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि जब आप बच्चे थे तो आपके माता पिता आपका कितना केयर करते थे, कहीं आप गुम ना हो जाओ, कहीं खो ना जाओ, तो हर सेकंड आपको क्या करते हैं, आपके अपने आँखों तक के दूर नहीं होने देते थे। लेकिन हम लोगों की विचार कैसी विचारधारा हो गई है कि हम अपने माता पिता को दूर कर देते हैं, ठीक है, और उनसे हम लड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? थोड़ा सोचिए इस बात को। क्यों? क्योंकि आप भी जब आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को जब इतना केयर कर रहे होगे तो आपको भी तो आपके माता पिता ने इतना केयर किया होगा और इतना डर उनके अंदर रहा होगा। तो हमें भी तो डर होना चाहिए कि हमारे माँ बाप कहीं चले ना जाए, उनको कुछ तकलीफ़ ना हो, उनको हर एक तकलीफ़ के लिए हमें हमेशा सशक्त रहना चाहिए। तो यही बात को यहाँ पर उजागर करता है संबंध। संबंध देखिए, यही तो संबंध होता है, ठीक है। आज जो होता है वो बच्चा आपका छोटा है तो वो बड़ा होगा, आप भी पहले छोटे थे तो आप भी बड़े हो गए, लेकिन बड़े होने के साथ आप इतने बड़े हो गए कि आपने क्या किया, अपनी मर्यादाओं को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि सही नहीं रहता है। एक परंपरागत भारतीय संयुक्त पारिवारिक संरचना में जहां एक बड़ा परिवार एक साथ एक ही घर, एक ही रसोई का प्रयोग करता है, सामान्य संपदा और दायित्व के साथ जीवन जीता है। आपने देखा होगा कि संयुक्त परिवार का अर्थ ही मैंने बताया था कि एक में जिसमें 3 पीढ़ियाँ रहते हों, ठीक है। आज शायद रेयर जगह ही होगा जहाँ पर 3 पीढ़ियाँ रहती हो, लेकिन आजकल जो लोग हैं जो आधुनिकता के आड़ में अपने जीवन को इस तरह से बदल दिया है कि उनको एकल परिवार पसंद आता है। हमने भी चर्चा भी किया था कि एकल परिवार का कितना नुकसान हो जाता है,
ठीक है, आपके अगर बच्चे को जन्म देते हो तो आपका उसका केयर करना सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है। लेकिन वहीं पर जो है संयुक्त परिवार में होता है तो वहाँ पर दादा दादी होता है, भाई बहन होते हैं, सबके सब केयर करते हैं, जिससे आपका जो तकलीफ होता है कम जाता है। दोस्तों यहाँ ये मत सोचिए कि आपको उनको बहुत सुख देना है। देखिए वो भी सक्षम होते हैं खुद करने के लिए, आपका सिर्फ सहयोग और प्यार की आवश्यकता होता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके होते हैं। ठीक है, आज वो बुजुर्ग हैं, कल आप होइएगा। ठीक है, अगर दोनों में अगर तालमेल नहीं रहेगा, कहते हैं ना जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आप भरोगे, जैसा कर्म रहेगा वैसे ही होगा, जैसा आप पेड़ लगाओगे फ्रूट भी वैसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप पहले बच्चे थे, आज आपके बच्चे हैं। ये ज़िंदगी का जो सफ़र है इसी तरह से चलता रहता है, इसलिए संबंधों का गहराइयों को समझिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा आगे चलेगा। देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है हमारा व्यतीत करता है जहां एक दूसरे के साथ मधुर संबंधों को स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु कठिन कार्य है। देखिए ये बात तो सही है कि आपसी मधुर संबंध स्थापित करना बहुत ही कठिन हो गया है आजकल व्यक्तियों के लिए। आजकल इतनी करवाहट भरी जिंदगी में आज जो है मधुरपन संबंध स्थापित करना शायद सही नहीं है। आज लोगों को लगता है कि कुछ लोग मधुर बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। नहीं दोस्तों, वो मधुर व्यक्ति इसलिए मधुर बातें आपसे कर रहा है क्योंकि आपको उससे आवश्यकता है और आपका इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, परिवार में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो महत्वाकांक्षी हो। पता है ना कि महत्वाकांक्षी हो, जब काम पड़ता है तो आपके गोद में आके बैठ जाते हैं, जब आपका काम खत्म हो जाता है तो आपको ही भगा देते हैं। संकेंद्रित होना, जलन रहते हो, आपसी किस्मत से संतुष्ट न हो, जबकि दूसरे और ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं जो कि अपने लिए कुछ भी करने से पूर्व दूसरे के आराम व हितों का ध्यान रखते हैं। देखिए ऐसा दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपना तकलीफ सह लेता हो, दूसरे को सुख देता हो। ऐसे व्यक्ति सदैव महान होते हैं। ठीक है, अपना तो जीवन सब सुखमय बना लेता है, लेकिन जो दूसरे को बनाता है वही महान कहलाता है। ठीक है, आपके माता पिता ने आपको तो सुखमय जीवन दे दिया, बचपन से लेके आपको इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अब आपका फर्ज बन जाता है कि आप अपने माता पिता को इतना प्यार दो कि उनको तकलीफ हो ही ना, किसी तरह तकलीफ रहे ही ना। ठीक है, तब जाके आपका जीवन जो होगा इस धरती पर सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार में ऐसे सदस्य हो तो परिवार की क्या स्थिति होगी? अगर ऐसे लोग हों जिसमें जलसी, संतुष्टि न हो, महत्वाकांक्षी हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या होगा? परिवार, ये तो जनरल सी बात है, परिवार जो है टूट जाएगा। ठीक है, प्रवचन तथा आधुनिकीकरण के कारण अधिक से अधिक लोग एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रवासन यानी इमाइग्रेट हो रहे हैं सबके सब। आज गांव छोड़ छोड़ के सब शहरों में आके बस गए हैं, तो वहाँ पर छोटा सा घर होता है, उसी में वो क्या करते हैं अपने बच्चे और पति पत्नी के साथ रहते हैं, लेकिन माता पिता के लोगों के पास जगह ही नहीं होता है। ठीक है, औद्योगिकरण की वजह से उनको दूर जाना पड़ रहा है, तो माता पिता को गाँव में छोड़ देते हैं, दूसरे के भरोसे उनके जीवन का कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में कैसे जीवन यापन होगा दोस्तों? ये बात बड़ी सोचने वाली है और बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए। ठीक है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैंने कहा ना कि जब आप बच्चे थे तो वो केयर करते थे, जब वो बच्चे बन गए, जब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा तो आपको केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये बात पे आप सोचिए, चाहे आप विचार ना कीजिए, ये हमारे पाठ्यक्रम में है तो आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा कारण बनता है इसमें वित्तीय दबाव। बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसरों के कारण महिलाओं भी परिवार के आय में योगदान देने के लिए नौकरी करने लग गई है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी आवश्यकताओं को ही बढ़ा दिया है। क्या आपको लगता है कि यदि पति और पत्नी दोनों काम करते तो आपस में मधुर संबंध बनाए रखने के लिए दोनों को कुछ अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए? आप पहले ही पढ़ चुके हो कि आजकल दंपति दोनों भूमिकाएं गृह निर्माण और व्यवसाय सफलता पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है। अगर पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो फिर एक दूसरे का सम्मान कहाँ? अब पत्नी काम करके थक के आ रही है, घर में खाना बना रही है, और पति भी थक के आकर बैठ के टीवी देख रहा है, तो वो दोनों अब में लड़ाई झगड़ा होने का कारण तो जनरल से बनेगा ही बनेगा। अब वो कहेगी भाई मैं भी तो कमा के आया हूँ, तो मैं खाना बना रहा हूँ और तुम बैठ के आराम फरमा रहे हो। तो ये देखिए ये कहाँ से कहाँ बात आ गया। पुराने समय में ये होता था कि महिलाएं घर में सारे काम धाम संभालती थी सारे, क्योंकि घर का काम करना भी कोई आम काम नहीं है, आम बात नहीं है। घर का काम करना भी आजकल बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक, कपड़ा धोने से लेकर खाना बनाने तक, बच्चों केयर करने तक, आजकल जो महिलाओं की हालत बहुत बेकार हो जाती है।
ठीक है। इसलिए औरतें भी क्या करती है आजकल, दूसरे के भरोसे घर छोड़ के वो काम करने में ही संलग्न होती है, क्योंकि उसको भी आराम वहीं मिलता है। तो इसमें यही बात यहाँ पर आ जाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को मिल के घर चलाना चाहिए, दोनों को प्यार पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक अगर सब्जी काट रहा है तो एक चावल बना लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, देखिए इसमें मैंने कहा है ना कि मधुर संबंध तभी बनते हैं जब एक दूसरे को हाथ बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे जो है हमारा देखिए क्या है, आपसी संबंध को दृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कारक। देखिए क्या क्या कारक हो सकता है जिससे क्या है संबंध सुदृढ़ बने, यानी काफ़ी मजबूत बने। अपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को संतुष्ट ज्ञान होना चाहिए, यानी जो आपका दायित्व है, कर्तव्य है, वो उत्तरदायित्व को आप स्पष्ट से समझ ले कि भाई मेरा दायित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के प्रति समानुभूति की भावना को विकास करना, यानी हर एक सदस्य के लिए आपको सहानुभूति होना चाहिए, उनके लिए आदर सम्मान होना चाहिए, तभी जाके जो है घर सुगम से सुगम बन सकता है। दूसरों की आवश्यकता तथा आराम के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, कि जितना हो सके दूसरों को आराम देने की कोशिश करो, क्योंकि आप तो समझदार हो लेकिन उनको आराम दोगे तो ये आपको संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो आप हमेशा संवेदनशील होकर दूसरे की आवश्यकताओं को आराम देने की कोशिश करो। अपनी खुशी से पहले दूसरे की खुशी का ध्यान रखकर अच्छे अंत संबंध स्थापित करना। देखिए ये बात बहुत जरूरी है, कहते हैं ना जो दूसरे का सेवा करता है वही जीवन में कामयाब होता है। मैं देखिए हमेशा एक बात बोलता हूँ ना कि आप अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको शेयर कर दीजिए, क्या पता उसको समझ में आ जाए, और समझ में आएगा तो इसको आपसे खुशी मिलेगी आपको, और वो व्यक्ति जो है आपको धन्यवाद देगा कि इसके वजह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली और शायद मैं पास भी हो गया और मेरा जीवन जो है थोड़ा सुखमय बन गया। तो उस व्यक्ति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके जीवन में। तो यही बात है ना, अगर आपने दूसरे की खुशी के लिए जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा इंसान कहलाता है। ठीक है, स्वार्थ के लिए नहीं। आप अपने दिल से ये बात पूछना और समझना, लेकिन तब पूछना जब आप एकांत होगा कि मेरी बात सही थी कि गलत। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रभावपूर्ण मौखिक तथा गैर मौखिक संबंध कौशलता का प्रयोग करना। ठीक है, मौखिक रूपों को या गैर मौखिक रूपों का प्रयोग करना। दूसरे के प्रति अच्छे सरोकार तथा स्नेह की प्रदर्शन करना। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरे की मदद करना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आवश्यकता पड़े तो दूसरे को आप हेल्प करो, क्योंकि हेल्प करना कोई बुराई नहीं है, हेल्प करने से किसी की सहायता मिल जाती है। दूसरे को मामले में हस्तक्षेप न करना, कि दूसरे का मामला है तो मैक्सिमम बात यही रखी जाती है कि आप उसके कार्य में हस्तक्षेप न करो और कोई तरह के, क्योंकि वो व्यक्ति क्या पता आपसे बुरा भी मान ले और वो लड़ाई जो आपस में कर रहे थे वो आपसे करने लग जाए। तो इस बात पे ध्यान रखना। आगे यदि आप उपयोग सूची का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि ऊपर दिए गए सभी कारक जीवन के कौशल का प्रयोग ही है। देखिए ये सारी बातें जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे कौशलता का उपयोग है कि हमें कैसे से कैसे करना चाहिए, दूसरे के प्रति हमारा क्या सम्मान होना चाहिए और हमारी क्या इसमें सोच रह जाती है। ठीक है, यदि कौशल जीवन कौशल कहलाते हैं, देखिए यही कौशल जीवन कौशल कहलाता है, क्योंकि जीवन के हम कुशलता के बारे में ही हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, जीवन कौशल निश्चित रूप से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगर आपके अंदर ये सब कौशल विकसित हो जाता है तो आपका जीवन में काफ़ी गुणवत्ता हो जाती है और काफ़ी आप आदर्श इंसान बन जाते हो। ठीक है, इन जीवन कौशल का संवर्धन तथा प्रयोग ही एक सफल पारिवारिक जीवन का आधार बना देता है। देखिए दोस्तों, दूसरे के प्रति सम्मान, दूसरे के प्रति इज्जत और दूसरे से बातें करने का ढंग, यही चीज़ जो तो होती है जो इंसानों की सफल पारिवारिक जीवन का आधार बना देता है। ठीक है, और इस आधार को जो होता है मजबूत नींव ही कहा जाता है, और ये नींव कभी हिलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, आप ही सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि इंसान जन्म लिया है और इंसान के बाद वो शादी करेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यही होता है ना रूल रेगुलेशन। अगर इसमें आपने प्राप्त किया तो क्या किया? हर व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति जीवन जीता है, लेकिन आपकी सादगी और आपकी अच्छाई आपको शायद जीवन के वो चीज़ें दे दी जो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिलता है। ठीक है, आपको लोग बुरा तो नहीं कहेंगे, कम से कम अच्छे नाम से जानेंगे, इज्जत सम्मान से तो करेंगे। तो यही जीवन का आधारभूत होती है, और यही जो है प्रयोग ही एक सफल पारिवारिक जीवन का आधार बन जाता है। इसके विपरीत विश्वास की कमी, निंदा, हस्तक्षेप, ठीक है, पतलापीपन, सहानुभूति की कमी तथा खराब पोषण कौशलता के कारक है, जिसके कारण दोष पैदा होता है और कई बार आपसी संबंध भी टूट जाते हैं। देखिए, अगर विश्वास की कमी, अगर किसी से प्रति आपको विश्वास, देखिए कोई चीज़ होता है तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर विश्वास की कमी है, आप उसकी निंदा कर रहे हो, हर काम में हस्तक्षेप कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका संबंध जो है उससे टूट जाए। क्यों? क्योंकि आपने हर बात के लिए उसको टोक रहे हो, हर बात के लिए उसको प्रॉब्लम कर रहे हो। तो जीवन के जो हमारा जो
स्टार चलती है उसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, संबंध को तभी मधुर बनाया जा सकता है जब आप उस पर विश्वास करो। ठीक है, जहाँ विश्वास की कमी हो जाती है, जहाँ पर आप बार बार उसको निंदा करने लग जाते हो, बार बार उसके कामों में हस्तक्षेप करने लग जाते हो, तो वो व्यक्ति जो होता है बिल्कुल ही टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसकी विचारधारा भी गिरने लग जाती है। और विचारधारा जब गिरने लगती है तो उसे 100% ये है कि वो आपसे रिश्ता तोड़ लेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करेगा बिल्कुल ही। आप भी देखा करो, कभी बच्चे को आप जब मारते हो, मना करते हो कोई चीज़, तो आपसे कैसे गुस्सा हो जाता है। तो सेम ऐसा ही संबंध भी होता है। संबंध एक बहुत ही कच्चा धागा होता है, ज़्यादा आप पिरोगे तो 100% टूट जाता है। ठीक है, तो ये संबंध के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। ये आगे जो हमारा है कि इसमें जो है कौन कौन से कारक जो है सही है, तो उसके विषय में हमें करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जीवन को उसी रूप से स्वीकार करना जैसा वो है। परिवार में बच्चों का अधिक संख्या, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आती है। छोटी छोटी बातों को जाने के का अभ्यास, परिवार के सदस्यों के प्यार और सहयोग, अपनी कमी स्वीकार करना, माँ का घर से बाहर काम करना, ये सब चीज़ें जो होती है हमारे लिए सही नहीं होती। ठीक है, अपने को दूसरे के सब को क्षमा करना, दूसरे को ज़्यादा, तो ये सब बातें में जो है कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। चलिए देखते हैं हम अगला जो टॉपिक है। ये तो आपका क्वेश्चन था जिसमें लिखना था कि इसमें से टिक लगाना था कि कौन से कारक हो सकते हैं, तो इसमें टिक की बात है। ये बातें हमारे लिए था, थोड़ा सा मैंने बताना उचित समझा। ठीक है, लेकिन आगे जो है हमारा जीवन में मूल्य, देखिए जीवन में हमारा मूल्य क्या है, इसके विषय पर हम देखते हैं क्या है। ठीक है, जीवन में जो है हमारा मूल्य क्या है। मूल्य हमारे समाजी वातावरण का आधार होता है। ये न्याय, उचित तथा सम्मान समाज की स्थापना में सहायक होते हैं। परंपरागत रूप से बच्चे अपने बुजुर्गों का अनुसरण करते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि जो बच्चे होते हैं अपने बुजुर्गों या अपने बड़ों के ही बातों का अनुसरण करते हैं तथा उन्हें मूल्य ग्रहण करते हैं, जैसे बड़े का आदर करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, विनम्रता आदि। देखिए दोस्तों, ये सब वर्डिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हम अपने बच्चों में यही गुण देखना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं ना। आप चाहते हो कि आपके बच्चा ईमानदार बने, सत्यनिष्ठ बने, विनम्रता बने, ठीक है, आदर करे दूसरे को। लेकिन हम जो होते हैं अपने बड़ों को ही आदर करना छोड़ देते हैं। जब आपने, मैंने अभी क्या पढ़ा, आपने देखा कि बच्चे जो होते हैं अपने बुजुर्गों और बड़े से अनुसरण करते हैं, यानी सीखते हैं। जब आपका व्यवहार जो दूसरे के प्रति बेकार होगा तो आपके बच्चे भी तो ऐसे ही व्यवहार करेंगे ना। ये तो जनरल सी बात है, आपने देखा ही होगा। तो जैसा आप अपने बच्चों में रखना चाहते हो गुण, अगर आप उसी तरह से आदर करते हो दूसरे को, तो हो सकता है कि आपका बच्चा जो आप बनाना चाहते हो वही बनेगा। जो मूल्य हम धारण करते हैं वे हमें अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसी, मास मीडिया आदि से हमें प्राप्त होती है। देखिए आजकल जो होता है कोई बच्चा कुछ भी सीखता है ना, तो इन्हीं के जरिए सीखता है। या तो परिवार से सीखता है, या अपने मित्रों से सीखता है, या आस पड़ोस से सीखता है, या आजकल तो पता ही है कि इंटरनेट का ज़माना है तो मोबाइलों से सीखता है। मोबाइल में भी बहुत कुछ बातें आजकल जो है बच्चों को सिखाई जाती है, ठीक है, जो उनके जीवन के लिए भी सही नहीं रहती है। मोबाइल जब हम स्टार्ट करते हैं देखते ही हो कैसे आपत्तिजनक चीज़ें जो होती है आपके सामने होती हैं। तो हो सकता है कि वो बच्चे देख के आकर्षित हो और धीरे धीरे वो गलत रास्ते पर चले जाएँ, फिर आपके पास पछतावा होने की चीज़ ही ना हो। तो ऐसे चीज़ों में आपको बच्चे को समझाने की ज़रूरत है, बच्चे ऐसे काम पे ना दो, इसे मोबाइलों को ना चलाओ। अनेक मूल्य ऐसे होते हैं जो आप अपने स्वयं के परिवार सदस्यों को से सीखते हैं। पिछले कई वर्षों से मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व नहीं दिया गया है। आजकल पता ही है कि आजकल मूल्य निर्धारित जो शिक्षा है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, शिक्षा का जो आज महत्व है ख़त्म हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं, आज शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं। और रटने से कोई चीज़ को समझ नहीं जा सकता है। दोस्तों आप सोचते हो कि कोई क्वेश्चन को मैं रट लूँ और रट के एग्जाम में चला जाऊँ, आप भूल जाओगे। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया है ना, चैप्टर को समझ लिया है ना, तो मैंने कहा ना, एक बार समझ लोगे दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये परीक्षा तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अगर एक बार समझ नहीं है तो 2 बार समझिए, 2 नहीं आ रहा 3 बार समझिए, लेकिन समझ के दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर, तो एग्जामिनर भी वहाँ खुश होगा कि बच्चे ने अपनी मानसिक का उपयोग किया है, दिमाग का उपयोग किया है, इसमें कोई तरह का रट्टाबाज नहीं लगाया गया है। अनेक मूल्य ऐसे हैं जो आप अपने स्वयं के परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। पिछले कई वर्षों से मूल्य आधारित नहीं रह गया है, इसी कारण हमारे समाज में धीरे धीरे मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। बहरहाल जिस प्रकार हम प्रदूषण को अपने जीवन का अंग नहीं बना सकते हैं और हमें उसके विषय में कुछ ज्ञान करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमें अपने समाज के मूल्यों को भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, यही बात है ना, प्रदूषण को हम अपने जीवन का आधार नहीं बना सकते, तो हम अपने मूल्यों को कैसे बना सकते हैं। उन्हें जीवन में अपनाए जाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए, और यह प्रयास सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आगे करेगा। बच्चों को मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, कि बच्चों को सही मूल्य का शिक्षा
दिया जाए, जिससे बच्चे का जो है जो आंतरिक विकास किया जा सके। हमें अपने बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए होगा, जिससे कि बच्चे अपना जीवन का सही ज्ञान प्राप्त कर सके, ठीक है, ताकि वह समाज में स्वीकार्य मूल्य को सुगमता से साथ ग्रहण और आत्मसात कर सके और अपना जीवन को चला सके। उन्हें अपने घर के वातावरण में ही उन मूल्यों को निरंतर अभ्यास करना होगा, यानी आपको उसको सिखाना होगा। अगर आप उसको नहीं सिखाइएगा तो वो शायद मूल्य न सीख पाए और जीवन का जो आप चाहते हो बनाना शायद वो न बना पाए। माता पिता बच्चों के मूल्य की शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से यह बताकर देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनके समग्र उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यदि माता पिता बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और स्वयं ही झूठ बोलते हैं तो क्या होगा। मैंने वही बात बताया ना कि अगर आप गलत कर रहे हो तो बच्चे आपको वही सीखेंगे ना। जब आप सिखा रहे हो कि आप झूठ नहीं बोलना चाहिए तो आप खुद ही झूठ बोल रहे हो, तो बच्चों में क्या इसका प्रतिक्रिया पड़ेगा, आप स्वयं ही समझदार हो, ठीक है। ऐसा स्थिति में बच्चा असमंजस में पड़ जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है, और इसी सही गलत के चक्कर में जो है आप बच्चों को जिस आदर्श में बनाना चाहते हो शायद उससे वो वंचित रह जाए और आपको ये सबसे बड़ा दुखदायक ही मिलेगा, ठीक है। इस पाठ के आरंभ में जाएं पारिवारिक कार्य के विषय में पढ़े, आप उनमें भावनात्मक सुरक्षा और आपसी बंधन पाएंगे। यह सुरक्षा वह सुनिश्चित की जा सकती है जब हम परिवार के बुजुर्गों के बीमार सदस्य की देखरेख कर दें, जब हम लड़कियों या महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार करें और जब कुछ सामुदायिक सेवा करें। तो इससे क्या होगा, परिवार के बुजुर्ग सदस्य अर्थात दादा दादी जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उनकी ऊर्जा सदर क्षमताएं कम हो जाती है। तो पता ही होगा जो बुजुर्ग होते हैं उनकी क्षमता वैसी रह नहीं जाती जैसी उनकी पहली होती है, या हमारी भी नहीं रहेगी, तो जनरल सी बात है। उन्हें विशेष ध्यान व देखरेख की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों की देखरेख की आवश्यकता होती है उसी तरह से जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी देखरेख की आवश्यकता होती है। इसलिए यह परिवार के सभी सदस्यों का दायित्व है कि वे उनको देख रेख करें और जहां तक संभव हो सके उन्हें आरामदायक जीवन प्रदान करें, ठीक है। हम यह कैसे कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान है यदि आप नीचे दी गई कुछ बातों का ध्यान दें तो। अगर कुछ बात ध्यान देते हो तो आसान हो जाता है। उन्हें उन कार्यों करने में मदद करें जिन्हें करने में वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको कार्य करके उनको देना चाहिए। उन्हें आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए उनके साथ समय बिताएं। कुछ समय बिताइएगा तो काफ़ी उनको अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि बचपन में जब आप थे तो आप भी चाहते थे ना कि आपके माता पिता आपके साथ व्यतीत करें, तो वो भी चाहते हैं कि अभी बुजुर्ग हो चुके हैं तो वो भी चाहते हैं कि आप जो हो उनके साथ व्यतीत करो, यानी वृद्ध माता पिता के साथ समय बिताएं। उनके साथ रहकर उनका मनोबल को बढ़ाएं कि आप बहुत बेटर कर रहे हो, आप जीवन के बहुत अच्छा संघर्ष के साथ आगे बढ़ सकती हो। उनको पोषण संबंधी तथा चिकित्सा आवश्यकताओं प्रति संवेदनशील रहे, उनको कोई तरह का खाने पीने में तकलीफ न हो, उनको चिकित्सा आवश्यकताएं हमेशा प्रदान करते रहो जिससे कि वो कमज़ोर खुद को न समझे। घर के निर्णय में उन्हें भी शामिल करें, कोई भी फैसला लें तो उनको भी शामिल करें। इससे ये रहता है कि वो अभी भी परिवार के सदस्य हैं और लोग उसके निर्णयों को सम्मान करते हैं। आजकल जो बच्चे होते हैं खुद ही निर्णय लेने लग जाते हैं, जैसे उनके मैरिज हुआ नहीं कि वो ही घर का पूरी तरह से संभालने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो घर में माता पिता हैं, उनका सहयोग लीजिए, उनसे बातें कीजिए कि भाई क्या सही और क्या गलत है। उनके दृष्टिकोण तथा विचारों का आदर करें। जो भी वो बातें करते हैं, जो भी कहते हैं, बेशक वो गलत भी कहें फिर भी उनको आदर कीजिए और फिर उसको एनालाइज करके उस विचारधारा को उनको समझाने की कोशिश कीजिए। यही एक समझदार व्यक्ति का निशानी होता है, ठीक है। आगे जो है आज के युग में ऐसे अनेक परिवार में बेटी और बहुओं को अनेक प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है, जैसे पोषण, शिक्षा, खेल कूद, नौकरी करने और यहाँ तक कि अपने परिवार को अव्यक्त कराने प्रतिबंधित। जब हम अपने समाज में लड़कियों और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के विकास की बात करते हैं तो वास्तव में से हमारा तात्पर्य सभी मनुष्य की समानताओं से है। जिम्मेदारी युवा सदस्यों के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवार में किसी प्रकार का भेदभाव न होने दें। जहाँ कहीं ऐसा भेदभाव हो रहा हो उसका हमें विरोध करना चाहिए। देखिए आज जो है महिलाएं किसी से कम नहीं है, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, उनको पोषण सही मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, खेल कूद कर सकते हैं, नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक सामान्य मिलना चाहिए। आप कहीं भी जाइएगा जॉब में तो एक बात देखिएगा, महिलाओं को अगर 3,000 रुपया दे रहा है तो पुरुषों को उसके 5,000 दे रहा होगा। तो जनरल सी बात है, बहुत बड़ी भेदभाव है। क्यों आखिर समझ मुझे भी आज तक नहीं आया। महिलाएं भी वही काम कर रही है, पुरुष भी वही काम कर रही है, तो इतनी भेदभाव क्यों? आज मजदूरी में भी ऐसा ही होता है कि औरतों को 300 रुपया दिया जाता है, महिलाओं और पुरुषों को 500। तो ये बड़ा थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। कोई व्यक्ति अगर मजदूरी आपके क्षेत्र में कर रहा है तो उनसे पूछिए कि महिलाओं का आप कितने पैसे देते हो और पुरुषों के लिए कितना पैसा निर्धारित किया है, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हमारे देश में भी भेदभाव की कमी नहीं है। पोषण, शिक्षा और अवसरों के क्षेत्र में समानता दर्शक थे। घर के कार्य तथा पारिवारिक आय में उनके योगदान की सराहना करके तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखिए। ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए।
यह मानना कि उनकी आवश्यकताएं हर उन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको समय पर पूरा कीजिए, क्योंकि पहले आप के लिए वो करते थे, ठीक है। उनके प्रति सम्मान दर्शक और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करें, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाओं के प्रति देखिए व्यवहार जो हो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी जो है घर के सदस्य है, वो भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, ठीक है, वो भी घर के लिए बराबर है। इस पाठ में हमने सीखा है कि परिवार का हिस्सा बनना कितना महत्वपूर्ण होता है। जो जिसके पास परिवार होता है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, उसका जीवन हमेशा भाग्यशाली होता है, क्योंकि परिवार का साथ सबका नहीं मिलता है। हम समझ गए हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुविधा कुशलता में परिवार कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। एक विशिष्ट परिवार जीवन चक्र के 3 स्तर होते हैं, आरंभिक, विस्तार, संकुचन, ठीक है। ये तीनों अवस्थाओं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर अवस्थाओं की अपनी खुशियाँ और चुनौतियाँ होती है, यानी हर क्षेत्र का अपना एक विशेष महत्व रहता है। समाज का एक उपयोगी सदस्य व स्वस्थ संबंधों को सुनिश्चित के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका बखूबी निभाना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना भूमिका अदा कर सकता है। परिवार बिना किसी शर्त के अपने सदस्य से प्यार, देख रेख, सहयोग प्रदान करता है। हमें इसकी सराहना करना चाहिए, इसके अपना विशेष अधिकार नहीं समझना चाहिए। पारिवारिक मूल्य कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरण करने में परंपरा आदर एक लंबी भूमिका अदा करता है। देखिए दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है आदर्श तभी जाता है जब आप परिवार के साथ रहो। अगर परिवार के साथ नहीं रहोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी गुण है शायद ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों? जेनेटिक तो कहते हैं ना, अनुवांशिकता तो होगी ट्रांसफ़र, लेकिन गुण नहीं होगी। जो होना चाहिए, जो आप सीखते हो बुजुर्गों से, शायद वो न रहे, क्योंकि एकल परिवार में ऐसा ही होता है। संयुक्त में रहोगे तभी आप सबके ज्ञान को अर्जित कर पाओगे, चाहे बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि इन जीवन कौशलता का प्रयोग करके कठिन परिस्थितियों में हमें समस्याओं का प्रभावी ढंग से निपटाने का रास्ता सुलझ जाती है। यानी आप परिवार के साथ रहोगे तो कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी तकलीफ आएगा तो उसको आप बहुत ही आसानी से सलूशन कर सकते हो और उसको अपने जीवन से निकाल सकते हो। लेकिन परिवार के साथ नहीं रहोगे तो आप मुसीबत में ही पड़ते चले जाओगे और शायद इसका सलूशन निकालने में असफलता हासिल मिलेगी, ठीक है। जीवन में आगे चलकर यह आपको शांति तथा सकारात्मक रवैया प्रदान करेगा, ठीक है। अगर आप परिवार के साथ रहते हो तो आपके लिए बहुत ही होगा कि आप शांति और सकारात्मक रवैया आपके अंदर रहेगा। अगर परिवार से आप दूर रहोगे तो आपके अंदर कठोर वाणी आ जाएगी। यह आपके परिवार और समाज का सकारात्मक सदस्य बनने में सहायता करता है। तो परिवार ही ऐसा जगह है जहां पर आप सकारात्मक सदस्य बन सकते हो या परिवार का हिस्सा रह सकते हो, क्योंकि जब परिवार का हिस्सा बने हुए हो तो आपके अंदर जरूर सादगी रहेगी, ठीक है। तो यह सब कुछ है जो जीवन में पाने की कामना करनी चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही कामना करना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो ये पूरा पाठ है, जब पढ़ाई के ऊपर पाठ खत्म हो रहा है, ठीक है, इसमें हमने एकल परिवार, ठीक है, सही परिवार था, उसमें एकल परिवार था और संयुक्त परिवार था, ठीक है। परिवार दो होता है, एक जो है परिवार जीवन चक्र था, एक माता पिता का रवैया था। इसमें हम परिवार जीवन चक्र में प्रारंभिक, विस्तार, संकुचन के बारे में हमने अध्ययन किया है, ठीक है। माता पिता का रवैया के बारे में हम अधिकार के बारे में, प्रजातांत्रिक या अनुगमता के बारे में हमने चर्चा किया है। लेकिन परिवार के और भी सदस्य जो थे, मूल्य शिक्षा प्रदान करने में भूमिका, जीवन कौशल विकसित करने में भूमिका, संबंधों के निमित्त। तो इस तरह से जो है हमने पूरे पाठ में पढ़ा और समझा है कि जितना महत्वपूर्ण आप अपने बचपन में रहते हो माता पिता के लिए, उतने ही जब वृद्ध होते हैं माता पिता तो आपकी भी आवश्यकता माता पिता को उतनी ही होती है। तो ये शिक्षा बहुत ही आपके लिए भी जरूरी है। जितना आपकी ज़रूरत होता है बचपन में माता पिता का, उतना ही वृद्ध अवस्था में माता पिता को भी आपकी आवश्यकता होती है उतनी ही। तो उनको दूर ना करो, एकल परिवार के आगे मत बढ़ो। संयुक्त परिवार ही सबसे सुखद परिवार होती है जिसमें हर चीज़ से हम बच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है त्रिपाण स्टडी ये बताता है कि आपने जो समय व्यतीत किया है, जो आपने बातों को सुना है, अगर अपना जीवन में इसको उतार लेते हो तो त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो ये वीडियो बनाने का जो कार्य है वो सफल हो जाएगा और शायद हम अपने भविष्य में ऐसे ही परिवार का हम आदर्श रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने जो त्रिपाण स्टडी के साथ आपने जो समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। आप बने रहे त्रिपाण स्टडी के साथ, क्योंकि आपको ये NIOS, CBSE बोर्ड और PU बोर्ड जो होगा उसका भी आपको इसमें आएगा अब, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले अलग जोश के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।